हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर दैट मीन्स वर्ग। पेपर में स्क्वायर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो। एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो आपको देखने में मिल ही जाएंगे, या तो ज्योमेट्री में या फिर मेंसुरेशन में। मैं आपको डिटेल में स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, आपको पता भी होगा। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और समझाऊंगा स्क्वायर का और सर्कल का, जो आपको जरूर आना चाहिए। उससे आपको क्वेश्चंस को करने में बहुत मदद मिलेगी। ध्यान से समझना है आपको स्क्वायर को, ठीक है। सिंपल बेसिक सी बातें हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, पर फिर भी आप उनको सुनेंगे समझेंगे, नेता नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए, सपोज आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा चतुर्भुज है। आपके पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, जिसकी चारों साइड इक्वल है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर स्मॉल ए। मतलब ये साइड भी आपकी स्मॉल ए, ये साइड भी स्मॉल ए, ये साइड भी स्मॉल ए और ये साइड भी स्मॉल ए। क्लियर, सिंपल सी बात। और चारों एंगल यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। चारों एंगल भी आपके 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का है। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को? प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का है, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर या फिर वर्ग। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? यदि मैं स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करूं, इसके परिमाप की बात करूं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, वर्ग का परिमाप होगा वर्ग की चारों भुजाओं का योग a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a। वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4a। क्लियर है। यदि मैं स्क्वायर के एरिया या फिर क्षेत्रफल की बात करूं, तो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर भी क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस ए है हाइट भी है, तो स्क्वायर का एरिया ए गुणा ए यानी कि कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर, ये बात सभी को पता है। स्क्वायर के दो डायगोनल होते हैं। अगर मैं यहां पे डायगोनल बी डी और डायगोनल एसी की बात करूं, तो एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटते हैं। तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स, वो डायगोनल्स हैं आपके, चाहे एसी बोलो चाहे बीडी बोलो, दोनों लेंथ में इक्वल होंगे। और डायगोनल्स की लंबाई होती है a√2। स्क्वायर के डायगोनल्स की लंबाई कितनी होती है, भुजा इंटू √2। कैसे, ध्यान से समझेंगे कि अगर ट्रायंगल एबीसी को देखो, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री। ये साइड ए है, ये साइड ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से एसी कितना आ जाएगा, a√2। ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल को, ट्रायंगल एबीडी को ध्यान से देखें, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल कितना है, 90, तो पाइथागोरस से बीडी भी कितना आएगा, a√2। यानी कि स्क्वायर के दोनों विकर्ण लेंथ में इक्वल होते हैं। ये बात सभी को पता है। दूसरी बात समझेंगे अब ध्यान से। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो, ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 90 है, तो दोनों एंगल फिर कितने के बचे, 45 डिग्री के, 45 डिग्री के। क्लियर है, ये 45 तो ये एंगल भी कितना बचा, 45, ये एंगल भी कितना बचा, 45। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को, ये 45 हो गया, 45 ट्रायंगल को देखे ध्यान से, ट्रायंगल एबीडी को, ये साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल ए, ये 90 है, तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। तो ये एंगल भी कितना बचा ऊपर वाला, 45, और ये एंगल भी कितना बचा आपका, 45। क्लियर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वर्टेक्स एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री के थे डायगोनल ने, 45 के कर दिए। दोनों डायगोनल्स क्या है, लेंथ में इक्वल होते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए
अगर आप ट्रायंगल एओबी को ध्यान से देखें, ये 45 है, ये 45 है, ट्रायंगल एओबी 45 45 90 है, तो ये एंगल फिर कितने डिग्री का बचेगा? 90 डिग्री का बचेगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 से 45, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, यानी कि स्क्वायर के डायगोनल वर्टेक्स एंगल को तो बाइसेक्ट करते ही हैं, और डायगोनल्स, चलो ये 90 90 हो गया, ये तो बात ठीक है। अब दूसरी बात ये भी ध्यान से समझेंगे कि स्क्वायर के ये जो पॉइंट है आपका O है, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे काटते हैं। ट्रायंगल AOB को ध्यान से देखेंगे तो ये 45 यानी कि AO की लेंथ BO के बराबर होगी। अगर आप ट्रायंगल AOD को ध्यान से देखें, ये 45 AO की लेंथ OD के बराबर होगी। ट्रायंगल DOC को ध्यान से देखें, 45 ये लेंथ इक्वल होगी। यानी कि स्क्वायर के डायगोनल को आप ध्यान से देखो, AO, OC, OD, BO सब इक्वल हैं, यानी कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या करेंगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब है कि AO की लेंथ बराबर होगी BO के, बराबर होगी CO के, बराबर होगी DO के, बराबर होगी AB/2, डायगोनल AB का हाफ, डायगोनल AC का हाफ, डायगोनल AC का हाफ, डायगोनल BD का हाफ, डायगोनल BD का हाफ, या फिर A√2/2 यानी कि A/√2, ये हो जाएगा, ये होगा। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे, बट 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। क्लियर? कोई समस्या इसमें? किसी को आसान सी बातें हैं, सभी को पता भी हैं। चलिए दूसरी बात ध्यान से देखो, आप ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COB सबको ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, 90 90 90 ट्रायंगल है, ये सारी लेंथ इक्वल है, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है, स्क्वायर की साइड AO, OB, CO, DO सब बराबर है, यानी कि चारों के चारों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि चारों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब है कि स्क्वायर के जो डायगोनल हैं, स्क्वायर को 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। इन चारों ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो क्या होने वाला है? आपका इक्वल होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? ये सब बेसिक सी बातें हैं स्क्वायर की, जो आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है ना? यहां तक आपको पता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज देखेंगे ध्यान से। चलिए अब हम बात करते हैं, एक सपोज मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया ABCD, ये आपके सामने हमने एक सुंदर सा स्क्वायर बनाया ABCD। क्लियर है? चलिए स्क्वायर ABCD, ठीक। अब हमने स्क्वायर ABCD का ये खींचा हमने इन सर्कल, स्क्वायर ABCD का ये खींचा क्या हमने? इन सर्कल। इन सर्कल कहने का मतलब है इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बंद है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर का इन सर्कल। व्हाट इज दिस? स्क्वायर का इन सर्कल। कोई समस्या इसमें? स्क्वायर का इन सर्कल, ठीक है। अगर स्क्वायर की साइड को आप A मानते हो, हमेशा मैं स्क्वायर की साइड को A से डिनोट करता हूं, स्क्वायर की साइड को A मानते हो, सो ये मिड पॉइंट होना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, ये मिड पॉइंट होना चाहिए, तो ये क्या आएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा इसका डायमीटर, ये भी क्या हो जाएगा? इस सर्कल का डायमीटर, यानी कि स्क्वायर के इन सर्कल का डायमीटर जो होगा वो आपका स्क्वायर की साइड के बराबर होगा। यानी कि यदि मैं स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस की बात करूं, स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस की बात करूं, स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस, तो वो क्या हो जाएगी? स्क्वायर की साइड का हाफ, स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा? A/2। स्मॉल r कितना हो जाएगा? A/2। कितना होगा भाई? A/2। ठीक है भाई, ये यहां पे ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा स्क्वायर का, ये A/2 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 स्क्वायर के इन सर्कल की रेडियस। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? सभी को पता है, बहुत आसान है, ठीक। चलिए
और अगर मैं स्क्वायर का एक ऐसे खींच दूं, एक ऐसा सर्कल जो स्क्वायर की चारों वर्टिसेस से, चारों शीर्षों से होके गुजर रहा है, हमने एक ऐसा सर्कल खींच दिया जो स्क्वायर की चारों वर्टिसेस से, चारों शीर्षों से होके गुजर रहा है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर का सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, ये हो गया स्क्वायर का सरकम सर्कल। क्लियर है? ठीक है, स्क्वायर का सरकम सर्कल। अगर यहां पे ये तुम्हारा स्क्वायर का सरकम सर्कल है, ये क्या स्क्वायर का तुम्हारा डायगोनल, ये क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर का आपका डायगोनल हो जाएगा, ये बीडी डायगोनल हो जाएगा इस तरीके से। और स्क्वायर का जो डायगोनल है ये बीडी, ये आपके सरकम सर्कल का डायमीटर भी है। स्क्वायर का चाहे डायगोनल बीडी की बात करो चाहे इसी की बात करो, जो स्क्वायर का डायगोनल है वो आपके सरकम सर्कल का डायमीटर भी है, क्योंकि जो चीज डायमीटर बीडी के उधर है वही चीज इधर है। तो यदि मैं स्क्वायर के सरकम सर्कल, यदि मैं स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस की बात करूं, स्क्वायर के परिवृत्त की त्रिज्या की बात करूं कैपिटल आर, तो होगा क्या, इस सरकम सर्कल का ये जो डायमीटर है वो क्या, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल है a√2, ये डायमीटर इसका हाफ करोगे यानी कि कितना आएगा, a/√2। तो ये होगी आपके, ये क्या होगी आपकी स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, दैट मींस a/√2। तो इन सर्कल की रेडियस स्मॉल आर बराबर a/2, सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, दैट मींस a/√2। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, a/√2। कोई डाउट इसमें किसी को? ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लर्न भी रख सकते हो या फिर आपको सीधा सीधा फिगर में दिखता भी है। यदि हम स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो ले, तो कैपिटल आर कितना आता है, a/√2, और स्मॉल आर कितना आता है, a/√2। a से आपका a खत्म हो जाएगा, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, √2:1। कितना आएगा, √2:1। कितना आएगा, √2:1। तो स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल की जो रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आया, √2:1। कितना आया, √2:1। यदि मैं स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का, इन सर्कल के एरिया का रेशियो लूं, इनके एरिया का रेशियो, सरकम सर्कल के एरिया और इन सर्कल के एरिया का जब रेशियो लूंगा, तो एरिया का रेशियो क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², पाई से पाई कट ही जाना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा 2 और स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा 1। यानी कि स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो कितना होगा, 2:1। भाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर लगाओगे तो 2 पाई, पाई स्मॉल आर स्क्वायर लगाओगे तो पाई, रेशियो लोगे तो 2:1 आएगा। यानी कि स्क्वायर के सरकम सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल के एरिया का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखने, किसी भी वर्ग के सरकम सर्कल के एरिया और इन सर्कल अंतःवर्ग के एरिया का अनुपात 2:1 होता है। ये आपको याद रखना, रेशियो इज ऑलवेज 2:1। क्लियर है, सिंपल सी बात। चलिए, कहने का मतलब ये है, मैं इसको इलिब्रेट कर देता हूं सिंपल सी फॉर्म में। जैसे सपोज आपके पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है ना, आपके पास एक स्क्वायर है, मैंने इसके अंदर बनाया क्या है, ये इसका स्क्वायर का इन सर्कल ब्लैक ब्लैक, ठीक है, और मैंने बनाया इस स्क्वायर का सरकम सर्कल, ये हो गया आपका ब्लू ब्लू, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मुझे पता है कि स्क्वायर के सरकम सर्कल यानी कि ब्लू सर्कल और स्क्वायर के इन सर्कल यानी कि ये जो आपका ब्लैक सर्कल है, इनके जो एरिया का ये जो रेशियो है, इनके जो एरिया का रेशियो है ये कितना होने वाला है, 2:1 एरिया रेशियो हमेशा। कोई डाउट किसी को? ये आसान है चीजें, एरिया रेशियो कितना होगा, 2:1, ठीक। अब मैं आपके सामने एक चीज ड्रॉ करता हूं, पेपर में इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, एसएससी में अभी तक कम क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस बार के पेपर में इन चीजों को टच करने की कोशिश की थी। सीडीएस में और कैट के पेपर में इससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। सपोज आपके सामने एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, और ये सर्कल के अंदर बना हुआ स्क्वायर, तो ये क्या होगा तुम्हारा स्क्वायर का सरकम सर्कल, दिखा सबको। फिर इस स्क्वायर के अंदर बना हुआ है आपका इन सर्कल, ये बन गया।
फिर इस सर्कल के अंदर बना हुआ है आपका फिर से एक और स्क्वायर, ये बन गया। क्लियर है? फिर इस स्क्वायर के अंदर बना हुआ है आपका एक और सर्कल, फिर इस सर्कल के अंदर बना हुआ है आपका एक और स्क्वायर इस तरीके से, फिर इसके अंदर बना हुआ है एक और सर्कल। क्लियर है? ध्यान से समझना, अगर यहां पे जो भी सर्कल बन रहे हैं, जो भी सर्कल बन रहे हैं, बड़ा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, इस तरीके से सर्कल छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जितने भी यहां पे सर्कल बन रहे हैं उनके एरिया का जो रेशियो है, उनके एरिया का जो रेशियो है वो क्या है, वो आपको देखना है। क्लियर है? वो आपको देखना है। अब ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। बाहर वाला सर्कल है 1, उसके अंदर बना हुआ है स्क्वायर, उसके अंदर बना हुआ है सर्कल 2, उसके अंदर बना हुआ है स्क्वायर, उसके अंदर बना हुआ है सर्कल 3, उसके अंदर बना हुआ है स्क्वायर, उसके अंदर बना हुआ है सर्कल 4। और किसी को भी पता है कि ये जो बाहर वाला स्क्वायर है उसके बाहर सर्कम सर्कल, उसके अंदर इन सर्कल का जो रेशियो होना है वो कितना होना है, 2:1। कितना होना है, 2:1। क्या मैं 2:1 को ऐसे नहीं लिख सकता, 16:8? यानी कि बाहर वाले सर्कल का एरिया 16 यूनिट है, तो इसका एरिया कितना है, 8 यूनिट। अब अंदर चले जाइए, ये है सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, ध्यान से देखना, सर्कल नंबर 2 को देखिए ध्यान से, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 2, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, तो सर्कल 2 और सर्कल 3 के एरिया का रेशियो भी 2:1 होना चाहिए। यानी कि अगर ये 8 है तो ये कितना होना चाहिए तुम्हारा, 4 हो गया। सर्कल 3 को ध्यान से देखिए, ये सर्कल 3, सर्कल 3 के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, तो सर्कल 3 और सर्कल 4 के एरिया का रेशियो भी 2:1। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि मैं कोई सर्कल लूं, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल, तो जो भी आपके सर्कल बनते जाएंगे, सर्कल का जो एरिया रेशियो है हमेशा वो 2:1 में चलेगा। मतलब सर्कल का एरिया हमेशा हाफ होता जाएगा, 1/2 होता जाएगा, 1/2 होता जाएगा सर्कल का एरिया। यदि बाहर वाले सर्कल का एरिया 16 यूनिट है तो अंदर वाले सर्कल का एरिया 8 यूनिट, हाफ हो जाएगा। उसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका एरिया 4 यूनिट, हाफ हो जाएगा। उसके अंदर जो सर्कल का एरिया बनेगा वो हाफ यानी कि 2 हो जाएगा। उसके अंदर जो सर्कल का एरिया बनेगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक स्क्वायर के अंदर सर्कम सर्कल इन सर्कल, स्क्वायर के अंदर सर्कम सर्कल इन सर्कल, स्क्वायर के बाहर सर्कम सर्कल इन सर्कल, एरिया रेशियो क्या रहना, 2:1। तो बाहर वाला सर्कल यदि 16 है तो अंदर वाला 8, फिर तुम्हारा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 1/2। इस तरीके से आपका सर्कल के एरिया का रेशियो चलेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सिंपल सी बातें थी। एक बार मैं आपको फिर से और समझा देता हूं। तो कि सपोज ये आपका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आपका एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर फिर से आपका एक और सर्कल है। तो मुझे पता है कि यहां पे जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, सर्कल 1 और सर्कल 2, सर्कल 1 और सर्कल 2, ये सर्कल 1 है आपका और ये सर्कल 2 है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। सर्कल 1 और सर्कल 2 के अगर मैं एरिया रेशियो की बात करूं तो सर्कल 1 का एरिया यदि 16 है तो सर्कल 2 का एरिया हाफ होने वाला है, दैट मींस 8। अगर मैं इस सर्कल के अंदर फिर से एक स्क्वायर बना देता हूं तो स्क्वायर इस तरीके से बनेगा, सर्कल 2 इसका सर्कम सर्कल होगा। यदि हम इसके अंदर फिर से एक सर्कल बना दे तो ये जाएगा आपका सर्कल नंबर 3। नाउ सर्कल 2 और सर्कल 3 के एरिया का रेशियो फिर से 2:1 होना चाहिए, यानी कि ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4। यदि मैं सर्कल 3 के अंदर फिर से एक स्क्वायर बना देता हूं तो इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा और उसके अंदर मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये जाएगा तुम्हारा सर्कल नंबर 4। तो सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 4 के एरिया का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। अगर ये 4 यूनिट है तो कितना होगा, 2 यूनिट। फिर उसके अंदर सर्कल 5वां बनेगा, उसका एरिया भी हाफ, 1 यूनिट। तो ये चलता है तुम्हारा सर्कल के एरिया का रेशियो 16, 8, 4, 2, 1, मतलब सर्कल का एरिया हाफ होता जाता है। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये सभी को पता है। ठीक है, चलिए नाउ अगर आप बात करो कि सपोज आपके पास एक स्क्वायर है, आपके पास एक वर्ग है, आपके पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर ये ABCD आपके पास एक स्क्वायर है। मैंने
इस स्क्वायर के अंदर फिर से एक स्क्वायर बना दे इस तरीके से, साइड ए बी का मिड पॉइंट लिया, बीसी का मिड पॉइंट लिया, सीडी का मिड पॉइंट लिया, एडी का मिड पॉइंट लिया, और फिर से हमने किस तरीके से एक स्क्वायर बना दिया। आप देख सकते हैं स्क्वायर बना सकते हैं। हमने इसके इस तरीके से डायगोनल को मिलाया तो ये मिला सकते हैं। अगर ये एरिया 1 है तो ये भी 1, 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 ये भी 1। क्लियर है? यानी कि मैं कहूंगा कि बड़ा स्क्वायर ए बी सी डी और उसके अंदर छोटू स्क्वायर पी क्यू आर एस के एरिया का रेशियो कितना है? ये 8 था, ये तुम्हारा 4 था, 8:4 यानी कि 2:1। यानी कि यदि आप किसी भी बड़े स्क्वायर के अंदर उसके मिड पॉइंट को जोड़ के यदि छोटा स्क्वायर बनाओगे तो हमेशा उसका एरिया रेशियो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि 2:1 के रेशियो में चलेगा। बड़े का एरिया 2 यूनिट है तो छोटे का एरिया 1 यूनिट होगा। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक स्क्वायर बनाऊं इस तरीके से, और उसके अंदर मैं उसके मिड पॉइंट को मिलाने से एक अगेन स्क्वायर बनाऊं, उसके मिड पॉइंट को मिला के मैं अगेन एक स्क्वायर बनाऊं, उसके मिड पॉइंट को मिला के मैं अगेन एक स्क्वायर बनाऊं, उसके मिड पॉइंट को मिला के मैं अगेन एक स्क्वायर बनाऊं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये है बड़ा स्क्वायर, फिर उसके अंदर बना है छोटा स्क्वायर, फिर उसके अंदर बना है और छोटा स्क्वायर, फिर उसके अंदर बना है और छोटा स्क्वायर, फिर उसके अंदर और छोटा स्क्वायर, इस तरीके से बनता जाएगा। अगर बड़े स्क्वायर का एरिया तुम्हारा 16 यूनिट है तो उसके अंदर 8 यूनिट एरिया, उसके अंदर 4 यूनिट एरिया, उसके अंदर 2 यूनिट एरिया, उसके अंदर 1 यूनिट एरिया होगा। यानी कि स्क्वायर का एरिया भी क्या होता जाता है? आपका हाफ होता जाता है, 1/2 होता जाता है, हाफ 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 हाफ। क्लियर है? सिंपल सी बात है, इसमें किसी को कोई समस्या? इजी है। चलिए आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन वर्बली बना दोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। याद रखनी, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाओगे, फिर सर्कल स्क्वायर डालोगे, फिर सर्कल, तो जो भी सर्कल बनेंगे सर्कल के एरिया का रेशियो भी हाफ होता जाएगा। स्क्वायर बनते रहेंगे, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया भी हाफ होता जाएगा। चलिए अब हम रिलेट करते हैं सर्कल और स्क्वायर को आपस में। ध्यान से समझना, सपोज आपके पास एक ये सर्कल है और सर्कल के अंदर ये आपका स्क्वायर है। सर्कल है, सर्कल के अंदर ये आपका स्क्वायर है ABCD। जरा मुझे बताना कि अगर इस सर्कल का सेंटर O है, O से C तक सर्कल की रेडियस 1 मान ली मैंने, O से A तक सर्कल की रेडियस 1 हो गई, तो सर्कल का डायमीटर हो गया 2। अगर सर्कल का डायमीटर 2 तो स्क्वायर का डायगोनल भी 2। अगर स्क्वायर का डायगोनल 2 तो स्क्वायर की साइड √2, स्क्वायर की साइड √2। इसमें कोई समस्या? भुजा बटे √2 आ जाएगी, डायगोनल बटे √2 साइड आ जाएगी, कोई डाउट? √2 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये 2 + 2 4। क्लियर? यानी कि कहने का मतलब है कि यदि आपके पास कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर यदि मैं स्क्वायर बना दूं तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? सर्कल का एरिया πr², स्क्वायर का एरिया भुजा का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, यानी कि π/2। कितना है? π/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप कोई भी सर्कल लो और सर्कल के अंदर यदि आप स्क्वायर बनाओ तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होगा वो हमेशा π/2 होगा, π/2 होगा। यदि आप कोई भी सर्कल लो और सर्कल के अंदर यदि आप स्क्वायर बना दो तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होगा हमेशा π/2 होगा। सर्कल बाहर स्क्वायर अंदर, सर्कल बाहर स्क्वायर अंदर, सर्कल में पाई आएगा, सर्कल में पाई, सर्कल बाहर स्क्वायर अंदर, सर्कल के एरिया स्क्वायर के एरिया का रेशियो कितना होगा? π/2। π/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई का मतलब होता है 22/7 2 से इसको काट लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 11/7। या तो मैं ऐसे लिखूंगा π/2 या फिर मैं ऐसे लिखूंगा 11/7। कोई डाउट किसी को? π/2 या फिर मैं ऐसे लिखूंगा 11/7। सर्कल के एरिया और उसके अंदर स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होता है वो π/2 या फिर 11/7 होगा, 11/7 होगा। क्लियर है? कोई डाउट?
अब पिक्चर को बड़े ध्यान से समझना है। सपोज आपके पास एक सर्कल है, इतना भी बड़ा नहीं बनाएंगे। सपोज आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, यही है। तो मुझे पता है कि सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होना है वो कितना होना है, पाई अनुपात 2। कितना होना है, पाई अनुपात 2। यदि मैं 16 से गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यदि सर्कल का एरिया तुम्हारा 16 पाई है तो स्क्वायर का एरिया 32 यूनिट होना चाहिए, कोई दिक्कत? यदि स्क्वायर का सर्कल का एरिया 16 पाई है तो स्क्वायर का एरिया 32 यूनिट होना चाहिए। यदि मैं फिर से इसके अंदर एक सर्कल बना दूंगा और उसके अंदर मैं फिर से एक स्क्वायर बना दूंगा तो मुझे पता है कि उसके अंदर फिर से सर्कल का एरिया हाफ हो जाएगा 16 पाई का हाफ, यानी कि सर्कल का एरिया हो जाएगा 8 पाई। उसके अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया भी हाफ हो जाएगा। ओरिजिनल स्क्वायर 32 था तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16, और आपस में रेशियो पाई रेशियो 2 ही रहेगा। मुझे पता है कि यदि मैं फिर से अंदर इसके एक स्क्वायर सर्कल डाल दूं और उसके अंदर फिर से एक स्क्वायर डाल दूं तो इसके अंदर स्क्वायर के अंदर फिर से सर्कल और उसके अंदर फिर से स्क्वायर, तो सभी को पता है कि सर्कल का एरिया फिर से हाफ हो जाएगा 16 पाई, 8 पाई कितना हो जाएगा इस बार 4 पाई, और स्क्वायर का एरिया 16 का हाफ यानी कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 8। तो ये चलेगा आपका सर्कल से स्क्वायर का एरिया रेशियो। सर्कल से स्क्वायर का एरिया रेशियो आपका ये चलने वाला है। अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कल का एरिया भी हाफ होता जा रहा है 16 पाई, 8 पाई, 4 पाई, 2 पाई। सर्कल का एरिया हाफ होता जा रहा है और स्क्वायर का एरिया भी हाफ होता जा रहा है 32 रेशियो 16 रेशियो 8 रेशियो 4। 32 रेशियो 16 रेशियो 8 रेशियो 4। स्क्वायर का एरिया भी हाफ होता जाएगा और सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो हमेशा पाई अनुपात 2, 16 पाई 32 पाई अनुपात 2, 8 पाई 16 पाई अनुपात 2, 16 4 तुम्हारा यही तुम्हारा 4 पाई और 8 पाई अनुपात 2। क्लियर है? ये हो गया बात। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये बात आपको याद रखनी है हमेशा कि सर्कल का एरिया भी हाफ होता जाएगा 16 पाई, 8 पाई, 4 पाई, 2 पाई पाई। स्क्वायर का एरिया भी हाफ होता जाएगा 32 यूनिट, 16 यूनिट, 8 यूनिट, 4 यूनिट, 2 यूनिट। और सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2 ये चलेगा। ये तो बात थी पाई में। मुझे पता है कि सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर उसका एरिया रेशियो हमेशा कितना होता है 11 रेशियो 7। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि अगर ये तुम्हारा 44 है तो ये तुम्हारा कितना होगा 28। भाई 11 रेशियो 7 को ये 44 रेशियो 28 भी लिख सकते हो। उसके अंदर सर्कल का एरिया आपका हाफ होता जाएगा 44 का हाफ, ये सर्कल हो जाएगा 22, स्क्वायर का हाफ 28 का हाफ हो जाएगा 14, सर्कल फिर से हाफ हो जाएगा 11 और स्क्वायर फिर से हाफ हो जाएगा यानी कि 7। अगर आप ध्यान से देखिए तो सर्कल का एरिया हाफ होता गया 44 से 22, 22 से 11, 11 से 5.5, स्क्वायर का एरिया भी हाफ होता जाएगा 28 से 14, 14 से 7, इस तरीके से। और स्क्वायर के एरिया सर्कल के एरिया स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11:7, 11:7, 11:7 वो मेंटेन रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा रिजल्ट है। सर्कल का एरिया भी हाफ होता जाता है, स्क्वायर का एरिया भी हाफ होता जाता है, और सर्कल और स्क्वायर के एरिया रेशियो में कितना चलता है पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2, पाई रेशियो 2। सपोज एग्जामिनर की बुद्धि पलट गई, उसने ऐसा ही सवाल दे दिया कि इसका एरिया दे दिया और आपसे 10वें अंदर जो 10वां स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया पूछ लिया, तो आप बार बार कैलकुलेट थोड़ा ना करोगे, आप यूनिट चेक करोगे कि 44 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो आपसे 3.5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, इस तरीके से यूनिट चेक करोगे। तो आपको याद रखना है, डिटेल में मैंने आपको चीजों को समझाया है, सारी की सारी स्क्वायर और उसके अंदर सर्कल का बेसिक। इसको हम ज्योमेट्री में भी यूज करेंगे और इसको हम मेंसुरेशन में भी जगह जगह यूज करेंगे जब हम शेडेड एरिया के सवाल करेंगे। तो ये सारी थी स्क्वायर से रिलेटेड चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम इस पे बेस्ड करेंगे स्क्वायर पे क्वेश्चंस। ओके, आप देखेंगे क्वेश्चंस है ना, स्क्वायर पे क्वेश्चंस है टोटल 50 के आसपास क्वेश्चन है जो मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने शेडेड एरिया वाले सवाल को इंक्लूड नहीं किया है, वो हम मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए, ABCD एंड CPQR आर टू स्क्वायर। आपके पास दो स्क्वायर है ABCD और CPQR, दो स्क्वायर है
जिनकी साइड है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये साइड 16 सेंटीमीटर है, इस स्क्वायर की साइड 12 सेंटीमीटर, एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए रखे हुए हैं। तो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीबी, त्रिभुज सीपीबी और त्रिभुज डीसीआर के एरिया का रेशियो बताइए। तो भाई मैं तो आंसर देखते ही बता सकता हूं कि आंसर क्या है, 1:1, दोनों का एरिया बराबर है। चाहे ट्रायंगल सीपीबी के एरिया की बात करो, चाहे ट्रायंगल डीसीआर के एरिया की बात करो, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया बराबर है। कैसे कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल फिर आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। भाई 90 90 180 पूरा 360 होना चाहिए। अगर हमने इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अगर मैं दोनों स्क्वायर के एरिया रेशियो की बात, दोनों ट्रायंगल के एरिया रेशियो की बात करूं, ट्रायंगल सीपीबी और ट्रायंगल डीसीआर के एरिया रेशियो की बात करूं, तो एरिया होता कितना है, 1/2 साइड का प्रोडक्ट, उनके बीच के एंगल का साइन। ट्रायंगल ये जो है सीपीबी का ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2, ये साइड 16 ये साइड 12 और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। ये वर्बली सोचना था आपको। यदि हम ट्रायंगल डी सी आर के एरिया की बात करें तो इसका एरिया 1/2 16 इंटू 12 और उनके बीच के एंगल का साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। 1/2 से 1/2, 16 से 12, साइन थीटा से साइन थीटा, क्या आ गया आंसर, 1:1। खत्म। क्लियर है, आंसर क्या होगा आपका सी, 1:1। सो बहुत ही आसान और लॉजिकल क्वेश्चन था। ध्यान से आगे क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a square of side 6 unit. Top point of pole standing at the center of the field makes an angle of 60 degree with side AB. Then the height of the pole will be. Suppose ये आपके पास एक स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है, इसको 3D में थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। आपके पास ये स्क्वायर है और स्क्वायर पे ये खड़ा हुआ है आपका बीच में इस तरीके से पोल, ये हो गया ABCD एक स्क्वायर है, पोल खड़ा हुआ है। तो इसकी जो साइड ए बी है ये कितने का एंगल बनाती है, तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल बनाती है इस पोल के टॉप पॉइंट पे, ठीक है ना। तो आपको यहां से दिखेगा कि आप ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पोल इस तरीके से खड़ा हुआ है, ए और बी को इसके टॉप पॉइंट से मिलाओ तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। स्क्वायर की साइड है 6, तो ये लेंथ और ये लेंथ जो हो जाएगी, अगर मैं इस टॉप पॉइंट को टी मान लूं, टी से ए देखो, टी से बी देखो, टी ए बी एक ट्रायंगल बनेगा, टी ए बी 60, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है वो दोनों लेंथ आपस में इक्वल इक्वल होंगी 60 60, यानी कि टी से ए तक भी 6, टी से बी तक भी 6, 6 6 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? अगर तुम ध्यान से देखो तो स्क्वायर का डायगोनल 6√2, स्क्वायर का डायगोनल 6√2, ये हाफ लेंथ कितनी होगी, टी से ए तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कितनी होगी, 3√2, ये तुम्हारा कितना है 6, तो पाइथागोरस से 6 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर कितना आएगा आंसर, 3√2। ये होगा आपका सवाल इस तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो मैं डायग्राम लेके भी समझा सकता हूं, पर आपको 3D तो सोचना पड़ेगा कि आपके पास इस तरीके से एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंट्रॉइड, यहां पे मिडिल में, और यहां पे इस तरीके से आपका ये पोल खड़ा हुआ है, इस तरीके से एक पोल खड़ा हुआ है। क्लियर है, ये 3D में है भाई पोल, टी पॉइंट मान लिया, ABCD है ना, स्क्वायर की साइड 6 है, और इस पोल के टॉप पॉइंट की यदि मैं यहां से ए से दूरी देखूं, ये दूरी देखूं, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। कोई डाउट है इसमें, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल आपका 60 डिग्री का है और ये तो इक्वल होंगे ही, क्योंकि ये और ये साइड बराबर होनी चाहिए, 6 6 हो जाएगा। क्लियर। नाउ यहां से यहां तक की ये लेंथ क्या है, स्क्वायर के डायगोनल का हाफ, स्क्वायर के डायगोनल का हाफ, यदि मैं इसके बेस को मान लेता हूं यू, स्क्वायर के डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा, ये 3√2। ये एंगल जो है भाई, ये एंगल 90 डिग्री का है, कितने का, ये एंगल 90 डिग्री का है। क्लियर है ना, क्योंकि 3D फिगर, ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस 6, ये साइड 3√2, तो जो टॉप पोल का जो लंबाई होगी, वो जो पोल की होगी पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ, वो कितनी आ जाएगी, 6 स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 18 का अंडर रूट, यानी कि 3√2 कितना जाएगा तुम्हारा, 3√2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है भाई? कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत ही आसान सवाल था ये भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सवाल है। इन द गिवन फिगर ABCD जे स्क्वायर, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है। क्लियर? और क्वेश्चन में गिवन है कि AO की जो लेंथ है, AO की जो लेंथ है वो AX के बराबर है। AO की जो लेंथ है वो AX के बराबर है। एंगल XOB यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है ये आपसे पूछा है। ध्यान से समझना, मुझे पता है कि स्क्वायर के डायगोनल क्या करते हैं, वर्टेक्स एंगल को ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये एंगल आपका 45 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। दिस एंगल इज 45 डिग्री। नाउ अगर आप ट्राइंगल AOX को त्रिभुज AOX को ध्यान से देखो तो AO और AX दोनों की लंबाई क्या बोलिए? बराबर बोलिए। AO और AX दोनों की लंबाई बराबर बोलिए। ये 45 डिग्री का एंगल है। अगर AO और AX बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। 45 डिग्री ये, तो बाकी सम कितना बचा? 135 डिग्री। हाफ दोनों एंगल कितने होंगे? 67.5 डिग्री। ये एंगल भी 67.5, यानी कि ये छोटू 67.5 आ गया, ये भी 67.5 ही होगा। क्लियर है? मुझे ये भी पता है कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। ये कंप्लीट एंगल AOB 90 डिग्री होना चाहिए था, कंप्लीट एंगल 90 होना चाहिए। ये 67.5 है, तो एंगल XOB कितना बचा? 22.5। 90 माइनस 67.5 कितना बचा? 22.5 डिग्री। ए ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था। सवाल पेपर में ये भी पूछा गया, ये तो पूछा ही गया है, सवाल पेपर में एक स्टेप आगे भी पूछा गया है कि यदि मैं यहां पे एक लाइन इस तरीके से भी बना दूं OY, एक लाइन मैंने इस तरीके से भी बना दी, और मैं ये ऐड और कर दूं कि BO बराबर BY, देन एंगल XOY कितना होगा? एंगल XOY कितना होगा, ये भी पूछा गया है। जैसे मैंने यहां पे AO बराबर AX से ये एंगल 22.5 डिग्री प्रूफ किया, अगर मैं ट्रायंगल BOY को ध्यान से देखें, ये 45 है, BO की वैल्यू BY के बराबर है, ये 67.5, ये 67.5 हो जाएगा, ये भी पूरा, ये 67.5, ये 67.5, तो ये एंगल भी कितना बचेगा? सिमिलरली 22.5, सेम पिक्चर है, 22.5 ये भी बचेगा। ये 22.5, ये 22.5, बीच वाला एंगल कितना बचेगा? 45, क्योंकि कंप्लीट 90 होता है। 45 डिग्री बचेगा बीच वाला। अगर बीच वाला एंगल ये आपका 45 डिग्री है, यही तो पूछा एंगल XOY। इसका टेंजेंट भी एक बार पेपर में पूछा गया था कि टेंजेंट ऑफ XOY बताइए, तब आंसर कितना हो जाता? 1045 यानी कि 1। क्लियर? तो इस पे काफी सारे सवाल बन सकते हैं। लॉजिक बस ये था कि ये जो एंगल है आपको पता है ऑलरेडी 45 के होंगे। ठीक है भाई? ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। इफ ए स्क्वायर ऑफ साइड X एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड Y आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ X to Y? आपके पास एक सर्कल है, दोनों सेम सर्कल है, सेम रेडियस के। ठीक है, इस सर्कल के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर जिसकी साइड है X। इस सर्कल के अंदर बना हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है Y। तो आपसे पूछा है X रेशियो Y कितना है? X रेशियो Y कितना है? स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड के रेशियो में क्या रिलेशन है? अगर मैंने सर्कल की रेडियस को 1 मान लिया तो ये 1 और ये 1, तो स्क्वायर का सर्कल की रेडियस 1, सर्कल का डायमीटर 2, तो स्क्वायर का डायगोनल भी कितना हो जाएगा? 2। अगर स्क्वायर का डायगोनल 2 है तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? √2। तो मुझे पता चल गया कि x कितना आ गया तुम्हारा? √2। अगर इस सर्कल की रेडियस आपकी 1 है, सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी? 1, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसका क्या है? ये सर्कम सर्कल है, और सर्कम सर्कल की रेडियस यदि 1 है, यदि सर्कम सर्कल की रेडियस यदि 1 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होनी चाहिए? √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होनी चाहिए? √3। सर्कम सर्कल की रेडियस बराबर 1 दे रखी है, क्या होता है फॉर्मूला? a/√3। तो a कितना आ जाएगा यहाँ से? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ जाएगी? a या फिर y बोलिए, y/√3। y कितना आ जाएगा? √3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई √3, तो x/y कितना आएगा?
√2/√3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये साइड AD ये भी 5 है, ये साइड CD ये भी 5 है। ठीक है, और इसमें DP की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर बोलिए, तो DP भी आपका 5 है। क्वेश्चन में AP बराबर CP बोला गया है, तो जो लेंथ आपकी AP की है वही लेंथ आपकी CP की है। ध्यान से देखना, ये बोला गया क्वेश्चन में। आपसे पूछा ट्रायंगल ADP का एरिया बताइए। ध्यान से देखो तो मेरे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADP, ट्रायंगल PDC। दोनों ट्रायंगल सर्वांग समय कॉन्ग्रुएंट। कैसे? ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 दोनों में कॉमन APCP के बराबर। साइड की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री का है, बाकी बचा कुचा 270 डिग्री, तो ये एंगल फिर कितने का होना चाहिए? 135। ये एंगल भी 135। आपसे ट्रायंगल ADP का एरिया पूछा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रायंगल ADP का एरिया होता है 1/2 साइड का प्रोडक्ट उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि 1/2 साइड का प्रोडक्ट कितना होगा? ये 5 और ये 5, 1/2 5 × 5, और उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री का मतलब साइन 45 यानी कि 1/√2। तो ये आ जाएगा 25/2 यानी कि 12.5, 12.5/√2। ये हो जाएगा आपके इसका एरिया, बी ऑप्शन, ट्रायंगल ADP का। बहुत आसान सवाल। चलिए नेक्स्ट, अभी सारे क्वेश्चन ये प्री लेवल के हैं, ये भी आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कुछ। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, पेपर में पूछा गया है। इस सर्कल इज टेंजेंट टू साइड BC ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 1 यूनिट ईच। आपके पास एक स्क्वायर ABCD जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है जो स्क्वायर की साइड AD के जो पॉइंट है A और D इनसे पास होकर गुजरता है, और स्क्वायर की साइड BC को पॉइंट P पे टच करता है। आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। बहुत आसान। सर्कल का सेंटर ये हो गया आपका O। मैंने हमेशा बोला कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है और पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और कुछ भी नहीं। सर्कल का सेंटर O से P तक की दूरी, O से P तक की जो डिस्टेंस है, यह सर्कल की रेडियस स्मॉल r। सर्कल की रेडियस को स्मॉल r मान लिया। पॉइंट O यानी कि सर्कल के सेंटर से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी फिर आपकी 1 - r। कितनी हो जाएगी? 1 - r। कैसे? क्योंकि स्क्वायर की जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर दी है, A से B तक कितना? कंप्लीट 1, ये r, तो कितना बचा? 1 - r। O से D तक सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के पॉइंट D की दूरी, यानी कि सर्कल की रेडियस स्मॉल r। एक बात यहां पे ध्यान से समझना है कि जो पॉइंट P होगा इस साइड BC का मिड पॉइंट होना चाहिए। PC और BP बराबर होना चाहिए, क्योंकि सेम पिक्चर है, जो चीज ऊपर है सेम टू सेम नीचे है। यानी कि PC क्या होगा तुम्हारा? 1/2 होगा, और PB भी क्या होगा? 1/2 होगा। PC 1/2 1/2 1/2, ये एंगल आपका 90 डिग्री का जा रहा है। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए यदि मैं Q मान लूं तो DQ भी तो आपका 1/2 होगा। DQ भी तो आपका 1/2 होगा, हाफ पार्ट होगा कि नहीं? 1/2 एकदम ऐसे रेक्टेंगल बन गया, 1/2 1/2, क्योंकि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। 1/2 1 - r, और सवाल खत्म। आपको यहाँ पे कौन में राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल DQO, त्रिभुज DQO। ये साइड 1/2, ये 1 - r, और ये आपका हाइपोटेनस r। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - r का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका r² के। क्लियर है? सो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 बराबर r² माइनस 1 - r का होल स्क्वायर। A² - B² का मतलब A + B। जब A + B करोगे तो कितना आएगा आपका यहां से? r² 1 - r²। A + B करोगे तो इनको ऐड कर दोगे तो आएगा आपका ये 1, और A - B करोगे तो r - 1 प्लस r हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका? 2r - 1। कितना हो जाएगा आपका? 2r - 1। सो 1/4 बराबर
2r माइनस 1 इधर आएगा, तो 5/4 बराबर 2r, और r बराबर कितना आ जाएगा आपका 5/8। कितना आ गया स्मॉल r 5/8, और 5/8 का मतलब कितना होता है 0.625 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 0.625 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। ये 1 माइनस आर हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। आपको हमेशा इन सवालों में राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा सवाल है स्क्वायर का, ठीक है। एक मैंने सवाल देखा था, एक वीडियो में सवाल था, वहां पे फॉरेन है चैनल है, वहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। दिए गए चित्र में स्क्वायर का एरिया आपको बताना है। ये स्क्वायर बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। यहां से कुछ इस तरीके से एक लेंथ है जो 9 है, ये 3 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और आपको स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी, तब आप एरिया स्क्वायर का एरिया बता पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। सपोज ये है आपका ABCD स्क्वायर, ABCD स्क्वायर, क्लियर है भाई। अगर मैं यहां से A से D को मिला दूं तो ये क्या है आपका स्क्वायर का डायगोनल। A से D को मिला दूं तो ये क्या है आपका, A से C को मिला दें क्या आपका स्क्वायर का डायगोनल, विकर्ण। विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, क्लियर है, सिंपल सी बात। अच्छा ये 90 90, मैंने यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का, और आप इसको यहां पे इस तरीके से आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। देखो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल होगा, और मैंने इसको इसका आगे पैरेलल ही बढ़ाया है। ये एंगल भी कितने का जाएगा 90 डिग्री का जाएगा, ये एंगल भी कितने का जाएगा आपका 90 डिग्री का। मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, हमने इसको सीधे सीधा आगे बढ़ाया तमीज के साथ, तो ये भी आपका इसके पैरेलल है, आगे बढ़ा एकदम पैरेलली। कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये आपका 90 है, ये 90, ये 90, ये 90। अल्टीमेटली यदि आप देखोगे तो ये क्या बन गया, ये एक टाइप का रेक्टेंगल ही बन गया, 90 90 90 90। अगर ये 3 है तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी ये कितनी हो जाएगी 3। अगर ये डिस्टेंस आपकी 9 है तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपकी 9 हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट? इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं P मान लेता हूं, ये पॉइंट P हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल APC, राइट एंगल ट्रायंगल APC, राइट एंगल ट्रायंगल APC को ध्यान से देखो। ये साइड कितने यहां से यहां तक की कांटा डिस्टेंस 12 है, ये साइड कितने यहां से यहां तक की कांटा डिस्टेंस 9, तो कंप्लीट AP कितना हो गया 21, 12 + 9 21, और ये है 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही होगा। तो AC का स्क्वायर 441 + 9 450। सो AC आ जाएगा आपका √450। √450 का मतलब कितना हो जाएगा 15√2। 450 कैसे लिख सकते हो ना, 225 × 2, 225 का रूट 15 हो गया, 2 का रूट √2 हो गया, यानी कि AC की लेंथ आ गई 15√2। बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखो तो AC A से C तक ये है क्या स्क्वायर का डायगोनल जो कि 15√2। अगर स्क्वायर का डायगोनल 15√2 है तो स्क्वायर की साइड फिर कितनी रही होगी 15। स्क्वायर की साइड कितनी रही होगी 15। डायगोनल क्या होता है भुजा का √2 टाइम्स होता है, तो साइड 15 रही होगी। यदि आपसे इस क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड पूछी जाती तो आंसर क्या होता 15। आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा है तो स्क्वायर का एरिया 15 का स्क्वायर यानी कि 225। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? आसान है। नेक्स्ट सवाल, यस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझना है आपको। ABCD इज ए स्क्वायर जिसका एरिया 64। तो आपके सामने एक स्क्वायर दिखाया गया है ABCD जिसका एरिया है 64। अगर इसका एरिया 64 है तो स्क्वायर की साइड है कितनी 8। अगर स्क्वायर की साइड 8 है, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल r, देखो 4 सर्कल बने हुए हैं, 4 सर्कल बने हुए हैं इक्वल रेडियस के, एक जैसे रखे हुए हैं, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r। ईच सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 2 2 2 2 2 2 2 2 2।
ईच सर्कल की रेडियस यहां पे कितनी हो जाएगी 2 2 2 2। कोई समस्या किसी को? मुझे पता चलेगा कि प्रत्येक सर्कल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। सर्कल्स के बीच में एक गैप था, उसके बीच में मैंने एक छोटू स्क्वायर इस तरीके से डाल दिया है। ये दिख रहा है सबको छोटू स्क्वायर। सर्कल्स के बीच में ये जो गैप था यहां पे मैंने एक स्क्वायर डाल दिया है। स्क्वायर इस तरीके से कि ये जो स्क्वायर है चारों सर्कल्स को टच कर रहा है। ये जो स्क्वायर मैंने बीच में डाला इन चारों सर्कल्स को टच कर रहा है। देख सकते हैं चारों सर्कल्स को टच कर रहा है। क्लियर भाई? आपको इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, PQRS का एरिया निकालना है। बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। हमेशा पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा आपको राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं ये सर्कल का सेंटर ये है, सर्कल का सेंटर ये है, सर्कल का सेंटर ये है, सर्कल का सेंटर ये, ऐसे मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा और ऐसे मिलाऊंगा, तो ये भी क्या बन गया? यदि मैं इसको नाम देता हूं थोड़ी देर के लिए EFGH, तो EFGH भी तो एक स्क्वायर बन गया। EFGH भी तो एक स्क्वायर बन गया भाई। और इस स्क्वायर की साइड है कितनी? 4। 2 + 2 4। इस स्क्वायर की साइड है कितनी? 4। स्क्वायर की साइड है कितनी? 4। कोई समस्या? अगर मैं इस स्क्वायर का डायगोनल देखूं तो ये हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल EG, स्क्वायर का विकर्ण EG। अगर स्क्वायर के डायगोनल को थोड़ा गंदी नजरों से देखो, ये PQRS स्क्वायर है। यदि मैं इसकी साइड को स्मॉल a मानता हूं तो ये मान लिया मैंने स्मॉल a। स्क्वायर की साइड ये भी स्मॉल a होगी, ये भी स्मॉल a होगी, ये भी स्मॉल a होगी, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। यहां से यहां तक की दूरी ये क्या है? आपकी स्क्वायर की रेडियस यानी कि 2। ये भी स्क्वायर की रेडियस यानी कि 2। अगर मैं बीच वाले सेगमेंट की बात करूं तो ये 2 है, ये a है, ये 2 है। कितना हो गया? 2 + a + 2। E से G तक की दूरी रेडियस 2, साइड a रेडियस 2, 2 + a + 2। बट ध्यान से देखो, E से G तक है क्या? ये तो स्क्वायर का डायगोनल है जिसकी साइड कितनी है? 4। अगर साइड 4 है तो डायगोनल कितना होगा? 4√2। डायगोनल कितना होगा? 4√2। 4 4 4 4। डायगोनल कितना होगा? 4√2। तो यहां से स्मॉल a बराबर कितना आ जाएगा? 4√2 - 4। और a बराबर कितना आएगा? 4 × √2 - 1। a बराबर कितना आएगा? स्क्वायर की साइड स्मॉल है, 4 × √2 - 1। अगर आपसे स्क्वायर की साइड पूछी जाती तो आपका आंसर यहां पे खत्म हो जाता। आपसे छोटे स्क्वायर का एरिया पूछ लिया तो एरिया मतलब भुजा का वर्ग। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? आपका 16। √2 - 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 - 2√2। तो 16 × 3 - 2√2 ये आपका करेक्ट आंसर है। छोटे स्क्वायर का एरिया बी ऑप्शन। क्लियर? ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था, एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। बस आपको अरेंजमेंट अच्छे से देखनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज रियली गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर ABCD BECF आर स्क्वायर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC, ट्राइंगल DMC का एरिया 54 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल CNF, ट्राइंगल CNF का एरिया आपसे पूछा है। क्लियर है? ट्राइंगल DMC का एरिया 54 है, ट्राइंगल CNF का एरिया आपसे पूछा है। CNF का एरिया कितना होगा? क्लियर है? पहली बात तो ये स्क्वायर ABCD है, उसकी साइड ये तुम्हारा CEBF पे एक स्क्वायर बना हुआ है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा तुम्हारा? 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा तुम्हारा? 45 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर मैं इसको देखूं CEBF को देखूं तो ये तुम्हारा डायगोनल है, 45 45 करेगा, 45 45 बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी 45 बचा। 45 45 मतलब यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो एकदम डी पॉइंट पे जाके मिलेगा, ये तो डायगोनल बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। और ये तुम्हारा 45 डिग्री का, ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा कि नहीं? 45 45 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ये दोनों लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। बात आई सबको समझ में? दोनों लाइन क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर। E से F को मिला दिए तो 45 45 के एंगल पे जाएगा, यानी कि ये जो है किसके पैरेलल हो जाएगी? इसके पैरेलल हो जाएगी।
कोई डाउट इसमें? यानी कि मुझे पता चल गया कि ये जो DEFC है, DEFC इज ए पैरेललोग्राम, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। DEFC जे पैरेललोग्राम कैसे? क्योंकि ये तुम्हारा 45 डिग्री का, ये 45, तो ये भी 45, 45, 45 मतलब डायगोनल, आगे बढ़ा दो डायगोनल बन जाएगा। ये डायगोनल है, ये 45 डिग्री के एंगल पे है, ये दोनों लाइन पैरेलल, और ये तो आपस में पैरेलल होगा ही। कोई समस्या? चलिए, तो DEFC एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे पता है कि ये दो विकर्ण है इस पैरेललोग्राम DEFC के, एक तो DF, एक है EC। दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट M पे काटते हैं, तो DM बराबर किसके होगा? MF के, और EM बराबर किसके होगा? MC के। डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, DM बराबर MF और EM बराबर MC। अगर मैं ट्राइंगल DCF, त्रिभुज DCF को ध्यान से देखूं, त्रिभुज DCF को डायगोनल है DF, ये DF है, M इसका मिड पॉइंट है, तो CM मीडियन की तरह काम करेगा। DM और MF बराबर है। यदि ट्राइंगल DMC का एरिया 54 है, तो ट्राइंगल CMF का एरिया भी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? कोई समस्या? ध्यान से समझना। आप ट्राइंगल CDF को ध्यान से देखो, त्रिभुज CDF को, तो ये आपकी लाइन है आपकी FD, M इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो DM और MF इक्वल है, जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। तो ट्राइंगल DMC का एरिया 54, तो ट्राइंगल CMF का एरिया भी 54 होगा। सवाल इतना भी पूछा जा सकता था कि ट्राइंगल CMF का एरिया कितना होगा, आंसर होता 54 ना। अब थोड़ा और अरेंजमेंट करते हैं। मुझे पता है कि ये तुम्हारा पैरेललोग्राम का डायगोनल है EC, M इस डायगोनल का मिड पॉइंट है, तो EM की लेंथ 1 यूनिट है, तो MC की लेंथ आपकी 1 यूनिट है, 1 यूनिट होगा। बात समझ में कि नहीं? डायगोनल है EC 1 और 1, क्योंकि M मिड पॉइंट होगा। स्क्वायर BFCE को ध्यान से देखेंगे, ये साइड आपकी 2 है, तो साइड CF भी तो आपकी 2 ही होनी है भाई। साइड CF भी कितनी होगी? 2 होगी। साइड CF भी कितनी होगी? आपकी 2 होगी। नाउ अगर आपको ये पता लग जाए कि MN से NF का बेस रेशियो क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनना। ट्राइंगल CMF में ध्यान से देखो, ट्राइंगल CMF में ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये तुम्हारा 45 बनाएगा, 45, यानी कि लाइन तुम्हारी है क्या? एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल CMF में ये लाइन जो CN है, ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को बनाने वाली साइड का क्या रेशियो है? CM से CF का एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो 1:2 है। तो अपोजिट साइड यानी कि MN से NF का जो रेशियो है ये भी 1:2 होगा कि नहीं? MN से NF का जो रेशियो है MN से NF का, ये भी 1:2 होगा कि नहीं? अगर MN से NF का रेशियो 1:2 है और ट्रायंगल CMF का एरिया 27 है, तो एरिया रेशियो भी 1:2 होना चाहिए। टोटल 3 यूनिट एरिया डिनोट कर रहा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर को, 1 यूनिट डिनोट करेगा आपका 18 को, तो 2 यूनिट डिनोट करेगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को, और 2 यूनिट का मतलब ट्रायंगल CNF का एरिया। आंसर आ गया 36, बी ऑप्शन। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? यदि आपसे ट्रायंगल CMN का एरिया पूछते, त्रिभुज CMN का, तो आंसर क्या होता है? 18। कोई समस्या इसमें? हमेशा ही आपका सुंदर सा पैरेललोग्राम बनेगा। रीजन मैंने आपको बताया, 45 की वजह से पैरेललोग्राम बन जाता है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वहां से हमने रेशियो निकाल लिया और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर है भाई? आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 10 देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। A square piece of paper is folded 3 times along its diagonal to get an isosceles triangle whose equal sides are 10 centimeter. What is the area of unfolded original piece of paper? आपके पास एक स्क्वायर का पीस ऑफ पेपर है, उसको आपने 3 टाइम्स फोल्ड किया डायगोनल के अलोंग, और उसके बाद आपको क्या मिला?
एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिला जिसकी इक्वल साइड 10 सेंटीमीटर है। आपसे ओरिजिनल अनफोल्डेड पेपर का एरिया पूछा है, देखते ही मैं आंसर बता सकता हूं 50 × 8 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैसे, ध्यान से समझना। सपोज आपके पास एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर है, इसको डायगोनल के अलोंग फोल्ड करोगे तो ये रहा तुम्हारा डायगोनल, इसके अलोंग फोल्ड किया तो पेपर कुछ इस प्रकार का रह जाएगा, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा इसका? हाफ। एरिया हाफ हो चुका है ना। अब बात करेंगे कि ये है तुम्हारा डायगोनल, इसके अलोंग इसको फोल्ड करोगे तो पीस ऑफ पेपर इस तरीके से रह जाएगा, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। एरिया कितना हो जाएगा? हाफ। अगली बार आप इस पेपर को इसके अलोंग फोल्ड करोगे तो पीस ऑफ पेपर कुछ इस तरीके का रह जाएगा, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा आपका? हाफ। एरिया कितना हो जाएगा आपका? हाफ। तो ये ट्रायंगल बन के आया जो कि राइट एंगल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, ये साइड भी 10 और ये साइड भी 10, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50। इसका एरिया 50 तो इसका एरिया 100, इसका एरिया 100 तो इसका एरिया 200, तो इसका एरिया डबल यानी कि 400। कोई डाउट किसी को? एरिया हाफ हाफ होता जा रहा है, तो यहां पे एरिया 1/8 हो चुका है, तो 50 × 8 ओरिजिन पेपर का एरिया कितना होगा? 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत आसान और लॉजिकल क्वेश्चन है, कैट के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ध्यान से समझना, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि अगले जो 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और नए सवाल हैं आपके लिए। कंसीडर ए स्क्वायर ABCD विद मिड पॉइंट्स EFGH ऑफ AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो पहले मैं फिगर को, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आप समझना, मेरी बातों पे गौर करना कि आपके पास है एक स्क्वायर ABCD, स्क्वायर है इस तरीके से आपका कोई स्क्वायर ABCD। तो ये बनाया हमने एक सुंदर सा स्क्वायर, ठीक है, ABCD, और ये कहना चाह रहा है कि साइड ABBCCD और DA के मिड पॉइंट है आपके EFGH, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट है E, इसका मिड पॉइंट है F, इसका मिड पॉइंट है G और AD का मिड पॉइंट है आपका H। सब मध्य बिंदु हो गए। लेट L डिनोट द लाइन पासिंग थ्रू F एंड H। एक लाइन है L जो F और H से पास करती है, ये हमने F से H को ये मिला दिया इस तरीके से, तो ये पॉइंट है आपके F और H, ठीक है। उसके बाद ये लाइन आपकी L है। कंसीडर पॉइंट P एंड Q ऑन L एंड इनसाइड ABCD सच दैट एंगल APD एंड BQC बोथ एंगल 120 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि साइड FH पे आपको दो पॉइंट P और Q इस तरीके से लेने हैं कि एंगल APD भी 120 डिग्री बने और एंगल BQC भी 120 डिग्री बने। तो पहली बात तो बड़ा टास्क ये है कि आप एंगल, ये जो पॉइंट P और पॉइंट Q लेंगे कैसे। पॉइंट P लेना पड़ेगा आपको इस साइड और पॉइंट Q लेना पड़ेगा आपको इस साइड, क्योंकि डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वहां पे बनेगा एंगल 90। आपको बनाना 120 डिग्री, तो पास आओगे तो एंगल बड़ा होता जाएगा। भाई डायगोनल का इंटरसेक्शन BD और AC के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। आपको बनाना 120 डिग्री, तो जैसे जैसे इसके पास आओगे A और D के एंगल बड़ा होता जाएगा, इसलिए पॉइंट P आपने पास लिया है AD के और पॉइंट Q अपने पास लिया है BC के। अब आप इसको मिलाना तमीज के साथ, तो इस तरीके से आप मिला दोगे और ये आपने मिला दिया C से Q और ये हो जाएगा आपका ये B से Q, ये हो जाएगा पॉइंट Q। ये दोनों के दोनों एंगल आपके 120 डिग्री दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। दिस एंगल इज 120 डिग्री भाई एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर? पूछा क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABQCD what is the ratio of area of ABQCDP to the remaining area inside ABCD। तो इसने ABQCDP मतलब ये जो डमरू जैसी फिगर है बीच में, ये जो डमरू जैसी फिगर है बीच में, इसके एरिया
इसके एरिया और रिमेनिंग एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। इस डमरू के अलावा जो स्क्वायर का जो रिमेनिंग एरिया है उसका रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ध्यान से समझेंगे सभी लोग कि ये जो डमरू जैसी फिगर है इसके एरिया और रिमेनिंग स्क्वायर के एरिया का रेशियो आपसे पूछा है। बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 120 डिग्री है और एफ और एच मिड पॉइंट है, एच मिड पॉइंट है, तो देखिए डी एच और ये एच ए तो इक्वल है। आपकी ये जो लेंथ है डीपी और जो लेंथ है पी ए, ये भी बराबर बराबर होगा, इक्वल इक्वल होगा। क्लियर है? इसी तरीके से क्यूसी की जो लेंथ है ये भी बी क्यू के इक्वल इक्वल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है एफ एच आपकी मिड पॉइंट से पास होकर गुजर रही है। जो लेंथ क्यूसी की वही लेंथ क्यूबी की। यानी कि अगर ये 120 डिग्री का एंगल है तो ये आपका 30 डिग्री के एंगल होंगे, हाफ हाफ इक्वल इक्वल। ये 120 है, ये वाला एंगल बी क्यू सी, तो ये 30 के होंगे। दोनों सेम ट्राइंगल है, ट्राइंगल एपीडी, ट्राइंगल सी क्यू बी। 120 30 का कॉम्बिनेशन सभी को आता है। दी 30 के सामने ये साइड 1, 30 के सामने ये साइड 1, तो 120 डिग्री के सामने स्क्वायर की साइड ये कितनी निकाल ली मैंने, √3 यूनिट। 30 के सामने ये साइड 1, 30 के सामने ये साइड 1, तो 120 डिग्री के सामने स्क्वायर की ये साइड कितनी निकाल ली हमने, √3 यूनिट। क्लियर है? अगर मैं डमरू के एरिया की बात करूं तो डमरू का एरिया क्या है, पूरे कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, डमरू बचेगा बीच वाला ए बी क्यू सी डी पी, ये डमरू बचेगा। पूरे स्क्वायर के एरिया कैसे निकालोगे, स्क्वायर की साइड √3 है, तो √3 का स्क्वायर ये होगा स्क्वायर का एरिया। इसमें से रिमेनिंग एरिया माइनस करना है। रिमेनिंग एरिया क्या है आपका, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। मैंने मान लिया कि ये जो है टोटल एक्स है, ये मान लिया मैंने क्या है, टोटल एक्स है। दिस एरिया प्लस दिस एरिया कितना है, टोटल एक्स है, और बटे रिमेनिंग, डमरू के अलावा टोटल रिमेनिंग तो आपका एक्स ही है। यही तो पूछा है आपसे। कोई समस्या इसमें किसी को? ध्यान से सुनना। क्लियर है? डमरू मैंने इन दोनों ट्रायंगल का टोटल एरिया एक्स मान लिया, तो स्क्वायर में से एक्स घटा दे तो डमरू बच गया, और बटे टोटल ये जो है एरिया इन दोनों का एक्स। क्लियर भाई? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ऐसे लिख दोगे 3/x - 1 लिख सकते हो, 3/x - 1। सवाल तो यहीं पे खत्म हो चुका है। अच्छा, x क्या है, x है आपके दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, इन दोनों ट्रायंगल का टोटल एरिया। यदि मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, ये साइड 1 ये साइड 1, बीच का एंगल 120 डिग्री, तो कितना होगा एरिया, 1/2, 1 × 1, बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 120 डिग्री, यानी कि √3/2, साइन 120 साइन 60 के बराबर होता है √3/2। ये एक ट्रायंगल का एरिया है, हमारे पास ऐसे दो हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा और माइनस का 1। देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/√3 √3 हो जाएगा, तो 2√3, और ये कितना बचेगा आपका, माइनस का 1। आंसर आएगा 2√3 - 1, यानी कि बी ऑप्शन। आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन, 2√3 - 1। क्लियर? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाइए ना। सवाल नंबर 12। देखिए सवाल देखने में बहुत आसान लगता है, पर जब करने बैठोगे तो पता नहीं चलेगा कैसे करेंगे, टाइम वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है सच दैट साइड एबी की वैल्यू कितनी है, 12, साइड एबी 12 हो गया। साइड एसी की वैल्यू कितनी है, 16, साइड एसी 16 हो गया। साइड बीसी की वैल्यू कितनी है, 20, साइड बीसी की वैल्यू 20 हो गया। ठहर जाओ यहीं पे, 12 16 20 दिखते ही 3 4 5, 12 16 20 तो ट्रिपलेट मिल गया, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल हो गया। 20 सबसे बड़ी साइड है, ये जो साइड है 20 ये हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस के सामने ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज 90। क्लियर? किसी को कोई समस्या? ये एंगल कितने डिग्री का है आपका, 90 डिग्री का है। क्लियर है भाई? बात आई सबको समझ में?
आगे क्या बोला, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो ये जो है एम साइड बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एम ए ई डी जी स्क्वायर, एम ए ई डी एक स्क्वायर बनाया गया है, तो ये जो स्क्वायर होगा इसकी जो साइड होगी वो ए एम के बराबर होगी, ये चारों साइड बराबर होगी और ए एम के बराबर होगी, ठीक है। एंड एम डी इंटरसेक्ट साइड AC, ये जो एम डी लाइन है साइड AC को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट करती है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFDE, AFDE चतुर्भुज का एरिया क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सभी लोगों को पता है कि सपोज आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज हो ABC, इसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस AC, हाइपोटेन्यूस AC का मिड पॉइंट D, आप B से D को मिलाओगे तो BD, AD और DC की लेंथ बराबर होती है, ये सेमी सर्कल में बनेगा, तीनों ही रेडियस हो जाएगा, बात सभी को पता है। तो अगर ये तुम्हारा BC हाइपोटेन्यूस है जो कि लेंथ में 20 है, M मिड पॉइंट है, तो BM भी 20, MC भी 20 और AM की लंबाई BM भी 10, MC भी 10 और आपके AM की लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 10, AM की लेंथ 10 आएगी। भाई अगर ये तुम्हारा 20 दे रखा है, D मिड पॉइंट है, तो ये 10 और AM भी कितना आ जाएगा आपका 10। हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट को मिला, ये सर्कम रेडियस के बराबर, मीडियन हो गया हाइपोटेन्यूस का हाफ। क्लियर है? चलिए, मुझसे पूछा है यहां पे AEDF, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आएगा कैसे, यदि मैं स्क्वायर AEDM के एरिया में से, AEDM के एरिया में से यदि मैं ट्राइंगल AMF का एरिया घटा दूं तो मेरा ये क्वाड्रिलेटरल बच जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? मेरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बच जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया AEDF का, यही करना है। लेकिन बड़ा टास्क ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल AMF, ट्राइंगल AMF की ये वाली साइड MF कैसे आएगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एंगल भी एंगल AMF कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल AMF कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, स्क्वायर का एंगल है ये तुम्हारा 90 डिग्री का होगा। क्लियर है भाई? ये साइड 10 है यहां से यहां तक, अगर मुझे MF और पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व आसानी से मैं पता लग सकता हूं। ध्यान से सीखना, AM और MC की लेंथ बराबर है, अगर ये एंगल थीटा है तो भाई ये एंगल भी थीटा है, थीटा है। राइट एंगल ट्रायंगल AMF त्रिभुज AMF को ध्यान से देखिए, थीटा के सामने MF है, ये साइड मुझको पता है, तो इस एंगल थीटा के लिए MF क्या होगा, परपेंडिकुलर, और 10 क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन क्या बताता है आपका 10। बहुत सारे तरीके इस सवाल को कर सकते हैं, कोसाइन रूल, सिमिलरिटी, कुछ भी आप लगा सकते हो, मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से बता रहा हूं। ट्रायंगल AMF को ध्यान से देखिए, tan थीटा है, tan थीटा के सामने परपेंडिकुलर MF, बेस हो गया 10, यानी कि tan थीटा बराबर किसके आएगा, MF बाई 10 के, MF बटे 10। tan थीटा बराबर किसके इक्वल आएगा, MF बाई 10 के। कोई डाउट इसमें? नाउ राइट एंगल ट्रायंगल AMF में देखा ही मैंने, ट्रायंगल AMF में tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर, MF बटे 10। बट मैं ध्यान से देखूं तो ट्रायंगल ABC, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि AMC आइसोसेलेस है, MC की वैल्यू और AM की वैल्यू बराबर है। ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC, ये भी तो राइट एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना, परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना हो जाएगा आपका 16, बेस कितना हो जाएगा 16। तो tan थीटा की वैल्यू तो 12 बटे 16 होनी चाहिए, tan थीटा की वैल्यू तो 12 बटे 16 होनी चाहिए। tan थीटा कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 16, परपेंडिकुलर 12, बेस 16 इस एंगल थीटा के लिए। तो यहां से MF की लेंथ कितनी आ जाएगी, 120 बटे 16, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। MF की लेंथ आपकी 7.5 सेंटीमीटर आ गई और क्वेश्चन आपकी पकड़ में आ गया। क्लियर है? आपसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, AEDF, क्वाड्रिलेटरल AEDF, इसका एरिया आपसे पूछा है, आसानी से आप निकाल सकते हो। क्वाड्रिलेटरल AEDF का एरिया, पूरे स्क्वायर AEDM या MAED का एरिया कितना है, 10 स्क्वायर,
पूरे स्क्वायर का एरिया है 10 स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो राइट एंगल ट्रायंगल AMF का एरिया, यानी कि माइनस का 1/2। ये साइड MF कितनी है तुम्हारी 7.5 और ये वाली साइड कितनी है आपकी 10, यही है। तो ये आएगा तुम्हारा 100 माइनस 75/2 यानी कि 37.5। 100 माइनस 37.5 यानी कि कितना 62.5, कितना 62.5, यानी कि क्वाड्रिलेट ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल AEDF इसका एरिया कितना आ गया 62.5 यानी कि डी ऑप्शन, 62.5 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये बहुत आसान तरीका था इस सवाल को अप्रोच करने का। यहाँ पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, कोसाइन रूल भी लगा सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है। इफ ट्राइंगल AMB एंड ट्राइंगल DNC आर राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें AMB ये वाला और DNC ये वाला दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, 90-90 डिग्री के एंगल है। AM बराबर NC बराबर 24, AM की लेंथ 24, NC की लेंथ 24, MB बराबर DN बराबर 10, MB भी 10 और ये DN भी 10, यही है। लेंथ ऑफ MN की लंबाई बता दीजिए। क्लियर है, MN की लंबाई आपको बताने, बहुत आसान, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सेम ट्रायंगल दिखाई दे रखे हैं 10 24 24 10, 10 24 24 10 राइट एंगल, दो साइड पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम भी बेशरम है, बाकी साइड को क्यों छोड़ो, यहां पे भी बना दो, ये 10 और ये तुम्हारा 24 और ये राइट एंगल हो गया, बन गया। यहां पे भी बना दो, ये साइड 24 और ये साइड तुम्हारी 10 और ये राइट एंगल। क्लियर है, क्या बन गया, पूरा एक बाहर पूरा एक स्क्वायर बन गया। 24 प्लस 10 कितना हो गया साइड 34, 24 प्लस 10 कितना हो गया साइड 34, 24 प्लस 10 कितना हो गया साइड 34, 24 प्लस 10 34, 24 प्लस 2 34, 90 90 90 90 बन गया। क्या बन गया, एक स्क्वायर। अगर स्क्वायर बन गया तो MN है क्या इस स्क्वायर का डायगोनल। अगर स्क्वायर की साइड ये जो बाहर वाला है इसकी साइड 34 है तो डायगोनल MN की लंबाई 34√2 और आंसर 34√2। डायगोनल MN की लंबाई कितनी होगी 34√2। बहुत आसान सवाल है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको ना। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू अनशेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन से अनशेडेड रीजन के एरिया का रेशियो बताना है। समझना ध्यान से। स्क्वायर की साइड CD पे बनाया गया है एक सेमी सर्कल और पॉइंट B से खींची गई टेंजेंट जो जाके सपोज इसको पॉइंट P पे मिलती है, ठीक है, और आपसे शेडेड से अनशेडेड का रेशियो पूछा है। ध्यान से समझना, यह है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के बाहर है पॉइंट P से टेंजेंट PD की लंबाई यदि x है तो ये पॉइंट यदि Q है तो टेंजेंट PQ की लंबाई भी तो ये भी तो x ही होगी, ये भी तो x ही होगी। कोई डाउट है इसमें किसी को? सेमी सर्कल के बाहर पॉइंट P से टेंजेंट का है PD, दैट मींस x। पॉइंट P से तुम्हारा टेंजेंट PQ, ये भी कितना होगा P से Q, ये भी आपका x ही होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यदि हम स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं स्मॉल a तो ये भी कितना होगा स्मॉल a, ये कितना बचेगा फिर a माइनस एक्स, कितना बचेगा आपका a माइनस एक्स। कोई समस्या इसमें किसी को? ठीक है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के बाहर पॉइंट B है, पॉइंट B से टेंजेंट ही तो है, ये टेंजेंट नीचे सर्कल बनोगे तो टेंजेंट क्या है A, तो पॉइंट B से टेंजेंट BQ, ये भी तो टेंजेंट है, ये भी कितना होगा तुम्हारा स्मॉल a। BQ की लंबाई कितनी होगी स्मॉल a। कोई डाउट इसमें किसी को? BQ की लंबाई स्मॉल है। हमसे पूछा है शेडेड से अनशेडेड का रेशियो, तो अगर हम शेडेड और अनशेडेड के एरिया के रेशियो की बात करें तो शेडेड एरिया जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 A इंटू A माइनस एक्स, ये होगा इसका एरिया शेडेड एरिया का।
अनशेडेड क्या है? अनशेडेड एक ट्रेपेजियम है। एक क्या है? ट्रेपेजियम। देखो ये साइड इसके पैरेलल है, दिख रहा है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम, ये साइड x है, ये साइड a है, तो पैरेलल साइड का सम a प्लस x, और उनके बीच की दूरी और पैरेलल साइड के बीच की दूरी कितनी आपकी? स्मॉल a। देखिए 1/2 से 1/2 खत्म, a से a खत्म, कितना आ गया? a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स। ये आपका शेडेड से अनशेडेड का रेशियो आ गया। कोई समस्या इसमें किसी को? अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो। ये एंगल कितने का है भाई? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का। ट्राइंगल एपीबी को देखो, त्रिभुज एपीबी को राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें साइड भी पता है, ये साइड a माइनस एक्स है, ये साइड a है, ये साइड a प्लस एक्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा? a स्क्वायर के। शॉर्ट में लिखना सीखो चीजों को। a प्लस एक्स हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एक्स के होगा। सभी को पता है कि a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आने वाला? 4ax, 4x आएगा बराबर a स्क्वायर, यानी कि a से a खत्म हो जाएगा आपका। x बराबर यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा आपका x बटा a, यानी कि 1/4, या फिर ऐसे लिखेंगे a बाई एक्स कितना आ गया आपका? x उधर चला जाएगा, a बटा एक्स कितना आएगा तुम्हारा? 4/1। a बाई एक्स कितना आएगा तुम्हारा? 4/1। क्लियर है भाई? यानी कि a की वैल्यू यदि 4 है तो x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी। आपसे ये रेशियो पूछा है, a की जगह 4, x की जगह 1, a की जगह 4, x की जगह 1। आंसर क्या आ गया आपका? 3/5। आंसर क्या आ गया आपका? 3/5। इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली अप्रोच कर सकते थे। ये मैं रेशियो में समझा चुका हूं। a की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 1 है, रेशियो गिवन है, आपसे रेशियो ही पूछा है, तो सीधा सीधा a की जगह 4 और x की जगह 1 चिपका दीजिए। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ABCD इज ए स्क्वायर, P इज ए पॉइंट इनसाइड इट। इसके अंदर एक पॉइंट आपका P है, ठीक है। इफ PD इक्वल टू 2, PD की लंबाई 2 सेंटीमीटर, AP की लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड PC प्लस PB, आपसे PC और PB का सम पूछा है, ठीक है। देखो जितनी भी सवाल है सारे नए क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ क्रिएटेड हैं, आपको बहुत ध्यान से समझने सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन में ABCD एक स्क्वायर दिया है, उसके अंदर कहीं कोई रैंडम पॉइंट P ले लिया और पॉइंट P से D की दूरी दी है आपको 2, P से A तक दिया है 3 और आपसे PC प्लस PB का सम पूछा है। ये 90 डिग्री है, ये 2 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर की साइड कितनी आएगी? √13। कितना आएगा? √13। तो स्क्वायर की साइड ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? √13, √13। सपोज ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल फिर कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि स्क्वायर का कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये तुम्हारा जैसे 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ट्राइंगल APB, त्रिभुज APB, त्रिभुज APB में यदि आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल APB में, ट्राइंगल APB में ये एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। यदि मैं कोसाइन रूल लगाऊं, कॉस 90 माइनस थीटा, कोसाइन रूल लगाऊं, कॉस 90 माइनस थीटा, इस एंगल के आजू बाजू की साइड ये 3 है, ये √13 है, ये PB है। बेस्ट मेथड क्या है PB की लेंथ निकालने के लिए? कोसाइन रूल। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस √13 स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू √13। ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा। अच्छा, सभी को पता है कि cos 90 माइनस थीटा होता कितना है? cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। और आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है APD, जिसमें ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि 2/√13 बराबर 13 प्लस 9, ये हो गया आपका 22 माइनस PB स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू √13। देखिए √13 से √13 जाएगा आपका
2 दूनी 4 थी 12, 12 बराबर 22 माइनस पीबी स्क्वायर। तो यहां से पीबी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 22 माइनस 12 10, और साइड पीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10। साइड पीबी की वैल्यू √10 आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन में पीबी की लेंथ पूछी जाती तो आंसर कितना होता, √10। पीबी की लेंथ पूछी जाती तो आंसर होता √10। लेकिन आपसे पीसी प्लस पीबी पूछा है, आंसर तो अभी भी मार्क कर सकते हो स्टिल, क्योंकि ये √10 है, ये तुम्हारा √5 आएगा। अब आप पीसी की लेंथ निकालने के लिए इतना सब कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जब रेक्टेंगल पढ़ाया था, एक थ्योरम बताई थी, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, उसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लो, पॉइंट पी से जो आमने सामने के जो वर्टिसेस हैं उनकी दूरियों के स्क्वायर का सम, पीए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बराबर होगा पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर के। ये बराबर होता है, ये मैंने आपको वहां पे सिखाया था। क्लियर है भाई। अगर हम यहां पे बात करें पीए, तो पीए की लेंथ है 3, 3 का स्क्वायर 9, पीसी स्क्वायर मुझे निकालना है, पीबी का स्क्वायर मुझे पता है 10, पीडी पीडी कितना है मेरा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो पीसी स्क्वायर कितना आएगा 14 माइनस 9 यानी कि 5, तो पीसी आ जाएगा आपका √5, पीसी आ जाएगा √5, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अरे कोई डाउट है इसमें? सो बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 16। यस, सवाल नंबर 16 भी बढ़िया सवाल है, और ये आपके मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ है। मेंस के पेपर में सवाल पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ABCDJ स्क्वायर, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा CD A जो है प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद PJ पॉइंट ऑन साइड AD, साइड AD पर कहीं कोई पॉइंट P है, तो ये पॉइंट आपका P हो गया। व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP, BP प्लस CP की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, BP प्लस CP की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी। BP प्लस CP, BP मतलब ये कांटा डिस्टेंस और CP मतलब ये कांटा डिस्टेंस। यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू केवल तब मिलेगी जब P आपका मिड पॉइंट हो, P आपका मिड पॉइंट हो। P को कहीं भी आप रोटेट, देखो यहाँ पर रैंडम पॉइंट लेने से तो कोई फायदा है नहीं। रैंडम पॉइंट ये कोई स्पेशल पॉइंट ही होना चाहिए, तो P A पे होना चाहिए, D पे होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। लेकिन P को यदि आप D पे लेके चले जाओगे तब तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, BD तो डायगोनल काफी बड़ा हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब P एक मिड पॉइंट हो आपका। अगर P मिड पॉइंट हो साइड AD का, तो AP भी आपका 2 होगा, DP भी आपका 2 होगा। इस केस में साइड PC की वैल्यू कितनी आएगी, √20, और साइड BP की वैल्यू कितनी आएगी, 16 + 4 √20। तो BP प्लस CP कितना होगा, 2 √20। 20 में देखो 4 × 5 = 120, तो 2 बाहर आ जाएगा, 4√5। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी BP प्लस CP की, 4√5, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही आसान है। देखो ये ऑप्शन तो आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि साइड 4 है, तो 3 और 6 आने का कोई ये मतलब नहीं आ सकता है, ये आ सकता है। ठीक है, 4√5 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको ऑलरेडी इसका कंसेप्ट शेयर कर चुका हूं, ध्यान से समझेंगे सवाल नंबर 17 को। ओके, देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट या फिर फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके भी बताया था, और आपको याद होना चाहिए। क्या थी चीजें ये थी कि सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, जिसका बेस है x, और इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट है आपकी y। तो यदि मैं साइड BC पे एक स्क्वायर बना दूं, उसके ऊपर फिर से मैं एक स्क्वायर बना दूं, फिर से स्क्वायर बना दूं, फिर से स्क्वायर बना दूं, इस तरीके से मैं इनफाइनाइट अनंत स्क्वायर बना दूं, तो इन सभी स्क्वायर के जो एरिया का जो सम होगा वो होगा XY स्क्वायर अपॉन x + 2y, XY स्क्वायर बटे x + 2y। ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको याद कराया था और प्रूफ भी करवाया था।
एक्स वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस 2y। सिंपल सा लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में। साइड है इसकी ट्राइंगल की 13, 14, 15। 13, 14, 15 रटा हुआ ट्राइंगल है, इसका एरिया होता है 84। अगर एरिया 84 है तो मैं सामने वाले वर्टेक्स इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12। भाई 12 इंटू 14 का हाफ करोगे तभी तो 84 आएगा। तो मुझे x भी पता है 14, मुझे y भी पता है 12। इनफाइनाइट स्क्वायर बनाए गए हैं, इन सब के एरिया का सम पूछा है, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर यानी कि 14, वाई स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 बटे एक्स प्लस 2y। 2y मतलब 14 प्लस 24, 14 प्लस 24 यानी कि 38 आ गया। 38 में 19 छुपा हुआ होता है, देखते ही आंसर डी ऑप्शन हो गया, 1008 बटे 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? किसी को बहुत इजी था, ठीक है। मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल की 2 घंटे की थ्योरी की वीडियो में सब डिटेल में समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए, बच्चे ने पूछा था हमसे डाउट में, और शायद पेपर का आया हुआ सवाल है किसी पेपर का। चलिए, ADEF इज ए स्क्वायर। ADEF एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 15 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल CAB एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका एरिया स्क्वायर ADEF के एरिया के बराबर है। इफ GD बराबर 7, GD की लेंथ 7 है, तो आपसे पूछा है CH नहीं, आपसे CF पूछा है। क्या पूछा है आपसे? CH नहीं, आपसे CF की लंबाई पूछी है, ठीक है। ये क्या पूछा होगा आपसे? CF। क्लियर है? फाइंड द लेंथ ऑफ CF की लेंथ आपको बतानी, करेंगे अब इस सवाल को, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सवाल है, मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, ठीक है। अगर आपको इतना भी आता है तो मेंस के पेपर में हिला दोगे आप, ट्रस्ट मी। अगर ये 7 स्क्वायर की साइड 15 है तो E से G तक ये कितना होगा भाई? आपका 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। चलिए, स्क्वायर की साइड 15 दे रखिए। आपसे पूछा है CF, आपसे एक कांटा डिस्टेंस पूछिए। आपको यहां पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो एरिया है स्क्वायर का या राइट एंगल ट्रायंगल का, ये वाला जो एरिया है ये तो दोनों में कॉमन है। तो स्क्वायर का जो रिमेनिंग एरिया बचा और राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो रिमेनिंग एरिया है ये बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम बराबर होना चाहिए स्क्वायर के बचे खुचे एरिया के। कोई समस्या इसमें? ध्यान से समझना, ये वाला एरिया तो दोनों में कॉमन है ना, EHGDA, और आपको स्क्वायर का एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया इक्वल करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बचा खुचा एरिया स्क्वायर के बचे खुचे एरिया के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? सिंपल सी बात ना। अब समझेंगे ध्यान से। मैंने अभी आपको एक चीज बोली कि यहां पे ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं राइट एंगल। कैसे? तीनों के तीनों ट्रायंगल राइट एंगल तो है 90 90 90। क्लियर है? यहां पे यदि इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल होंगे और तीसरा एंगल आपका ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल फिर किसके बराबर है? इसमें इसके। क्लियर है? 90, ठीक है। तो यहां पे अगर ये एंगल सपोज तुम्हारा यहां पे ये थीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये तुम्हारा थीटा होगा, ठीक है ना। थीटा अल्फा 90, थीटा अल्फा 90 चल रहा है तीनों के तीनों ट्रायंगल के आपस में सिमिलर है। अगर यहां पे देखो तो अल्फा के सामने साइड 7, अल्फा के सामने साइड 8। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, इन दोनों के, अल्फा के सामने साइड 7, अल्फा के सामने साइड 8। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड 7:8 में, तो एरिया इनके स्क्वायर के रेशियो में होगा 49 और 64। यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया 64 यूनिट, तो इसका 49 यूनिट, तो इसका एरिया फिर कितना होना चाहिए? 15 यूनिट होना चाहिए। 15 + 49 64 के बराबर होगा। 15 + 49 64 के बराबर होगा। अगर ये
एग्जैक्ट एरिया नहीं, रेशियो है। अगर इसका एरिया 49 यूनिट है तो इसका एरिया 15 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि इनका सम 64 के बराबर करना है। 49 + 15 64 होता है। मुझको पता है कि 7 का स्क्वायर किसको नोट कर रहा है, 49 एरिया को। 8 का स्क्वायर किसको नोट कर रहा है, 64 एरिया को। तो √15 का स्क्वायर नोट करेगा 15 एरिया को, यानी कि साइड की लेंथ कितनी आएगी, √15। चूंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तीनों के तीनों, जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है 7, 8 और √15, इनका स्क्वायर ही इनके एरिया को डिनोट करेगा। इसका एरिया 49 यूनिट है, इसका 64 यूनिट है, इसका 15 यूनिट है। 49 का ये 7 आया, 64 से 8 करस्पॉन्डिंग साइड, तो 15 से करस्पॉन्डिंग साइड ये √15 ही तो होनी चाहिए। ये साइड √15 होगी तो इसका स्क्वायर 15 यूनिट एरिया को डिनोट करेगा। तो साइड CF की वैल्यू कितनी होगी, √15 सेंटीमीटर। ये सवाल को करने का बेस्ट मेथड था और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। In the given figure, two squares PQRS and RUTV are adjacent squares. If side of PQRS की एक साइड है वो 36 सेंटीमीटर है, V is a point on SR, साइड ऐसा पर कहीं कोई पॉइंट V है। Find the area of shaded region, shaded region की वैल्यू क्या है। आप हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से तो सुननी पड़ेगी यदि जॉब चाहिए तो। PQRS एक स्क्वायर है, VTUR भी एक स्क्वायर है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। आपको PQRS स्क्वायर की साइड पता है 36, लेकिन आपको जो छोटू स्क्वायर है URVT, इसकी साइड नहीं पता है। इसकी साइड नहीं पता कि इसकी साइड 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 15 है, कुछ नहीं पता। T इसका ये रैंडम पॉइंट है स्क्वायर का, जिसकी साइड पता नहीं है। T से Q को मिलाया है, S से T को मिलाया। जब मुझे पता ही नहीं है इस स्क्वायर की साइड क्या है, तो मैं इसको अपनी मर्जी से कितनी भी साइड का ले सकता हूं। तो ये है आपका एक स्क्वायर SPQR, ये है एक स्क्वायर। मुझे पता ही नहीं है इस स्क्वायर की साइड कितनी है, तो अपनी मर्जी से कितनी भी साइड का ले सकता हूं। ये मैंने साइड बनाने की कोशिश की और मैंने इसको यहीं खत्म कर दिया। मैंने स्क्वायर बनाया नहीं, स्क्वायर 0 साइड का है। जब पता ही नहीं कितनी साइड का, तो 0 साइड का। तो यही तुम्हारा R पॉइंट है, यही V पॉइंट है, यही T पॉइंट है, यही U पॉइंट है, सब कुछ यही है। क्लियर भाई, स्क्वायर 0 साइड का बना दे, यही R पॉइंट है, यही V पॉइंट है, यही T पॉइंट है, यही U पॉइंट है। क्लियर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, शेडेड एरिया बन कैसे रहा है, S से T को मिलाया, ये मिल गया S से T, मिल गया S से T। ठीक है, S से Q को मिलाया, ये मिल गया S से Q, मिल गया। किससे मिला है, T से Q को मिलाया है, ये रहा T से Q को मिला है ये। तो ये एरिया शेडेड हो गया। अगर ये एरिया शेडेड है तो ध्यान से देखने पे क्या पता लगा, ये तो पूरे स्क्वायर के एरिया का हाफ है। पूरे स्क्वायर PQRS के एरिया का हाफ है। पूरे स्क्वायर PQRS की साइड 36 है, तो एरिया होगा 36 का स्क्वायर, शेडेड एरिया होगा 36 स्क्वायर बाई 2, 1296 का हाफ, यानी कि 648। आंसर ए ऑप्शन 648 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, जो प्रॉपर मेथड है वो भी आपको आना चाहिए। सपोज दो स्क्वायर इस तरीके से जुड़े हुए हैं, कोई भी रैंडम साइड ले लीजिए। ये तुम्हारा SQ है, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं T से R को मिला दूं, T से R को इस तरीके से मिला देंगे, तो ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी और ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, SQ और TR पैरेलल हो जाएगा। तो TSQR क्या बनेगा, एक ट्रेपेजियम बन गया, एक समलंब चतुर्भुज बन गया, एक ट्रेपेजियम। अगर ये आपका ट्रेपेजियम बन गया, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कहीं आपके पास ट्रेपेजियम हो इस तरीके से, और ये आपका एक ट्रेपेजियम है ABCD, ये है दो पैरेलल साइड। पैरेलल साइड पे एरिया A और B है, नॉन पैरेलल साइड पे इक्वल होता है √AB। नॉन पैरेलल साइड पे जो दो ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया इक्वल होता है √AB। तो ये ट्रेपेजियम है, डायगोनल है TQ, डायगोनल है SR। यहां पे काटते हैं
तो नॉन पैरेलल साइड टीएस और आरक्यू पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला और ये जो ट्राइंगल है दोनों का एरिया बराबर होगा। तो इसको यहां से उठा के मैं यहां पे रख देता हूं। तो शेडेड एरिया जो मेरा ये है जो कि स्क्वायर के एरिया का हाफ यानी कि कितना हो जाएगा 648। ध्यान से समझेंगे भाई, ये एरिया और ये एरिया आपका बराबर हो जाएगा नॉन पैरेलल साइड पे ट्राइंगल। इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया, स्क्वायर के एरिया का हाफ कितना हो गया 648। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और इससे जो नेक्स्ट सवाल है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय।